हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को हम लगातार सीख रहे हैं। और ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन में 10 से 12 क्लासेस पढ़ने के बाद 15 क्लासेस पढ़ने के बाद यू विल फील कि थर्मोडायनामिक्स का क्या मैजिक है एंड हाउ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दिस इज। कई बार मैं क्लासेस में ये भी बोलता हूं कि हाउ डेंजरस थर्मोडायनामिक्स इज। थर्मोडायनामिक्स बहुत डेंजरस भी है, बहुत डेंजर है। बहुत डेंजरस क्यों है? उसके कई कारण है। पहला कारण तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है, तो जो चीज खूब पूछी जाती है उसे खूब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो थर्मोडायनामिक्स का डिटेल अध्ययन होना बहुत जरूरी है। कंप्रेहेंसिव अप्रोच थर्मोडायनामिक्स में अपना करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये है कि थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली में ऐसा सब्जेक्ट है जो वेरियस अदर सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है, या कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थर्मो के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना हमारी मजबूरी बन जाती है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वेरी डेंजरस सब्जेक्ट। हालांकि डेंजरस चीजों से खेलने का मजा ही अलग है। सो वी विल प्ले लाइक किंग, कि हम बिल्कुल इस तरह से खेलेंगे, इस तरह से हम इसको डील करेंगे कि ये आसान हो जाएगा। एक टीचर के तौर पे मेरी जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, या एक टीचर का, किसी भी टीचर का जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो ये होता है कि उस सब्जेक्ट का कंटेंट, उसका लेवल मेंटेन करते हुए, लेवल को डाउन नहीं करना है, लेवल को मेंटेन करते हुए, अप टू द मार्क रखते हुए, उस सब्जेक्ट की डेप्थ को बनाए रखते हुए उस सब्जेक्ट को आसान किया जाए। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अ टीचर। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी टीचर से थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो कि ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, और आप बोर हो रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स की क्लास में अगर आपको बोरियत हो रही है, तो ये आपकी गलती नहीं, आपके टीचर की गलती है, क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग बनाना हमारा काम है। तो थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसे और इंटरेस्टिंग हम बनाने का प्रयास करेंगे, सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, आसान नहीं होगा, तब तक आपको पढ़ने में मुश्किलात आते हैं। तो चलिए, कुछ क्लासेस हमने पढ़ रखी हैं थर्मोडायनामिक्स की, 4 क्लासेस हमने पढ़ रखी हैं। ये थर्मोडायनामिक्स की 5वीं क्लास है। ये थर्मोडायनामिक्स की 5वीं क्लास है। और इस 5वीं क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अप्रोच के बारे में। अप्रोच, अप्रोचेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए? कहते ना यार कि आप उनको ठीक तरह से अप्रोच करिए तो आपका काम हो जाएगा। अप्रोच मतलब तरीका, सलीका क्या है, हाउ द थर्मोडायनामिक्स इज स्टडीड। थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते कैसे हैं? तो थर्मोडायनामिक्स को 2 तरह से पढ़ते हैं। पहला जो तरीका है उसका नाम है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और जो दूसरा तरीका है उसका नाम है मैक्रोस्कोपिक। ये बड़ा सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसमें आपसे गलती ना हो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं हालांकि अलग से लिख के दिखा दूंगा। पहले तरीके में लिखा है माइक्रो, MICRO। माइक्रो का जनरल मीनिंग होता है स्मॉल, छोटा, या कभी कभी इसको हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं।
वैसे तो इसका मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, थर्मोडायनेमिक्स को हम इसको इंडिविजुअल वर्ड से भी कनेक्ट करेंगे। और अगर हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो, MACRO, मैक्रो का मतलब होता है बिग, या इसका मतलब होता है टोटल, या इसका मतलब होता है एवरेज। इन शब्दों से कनेक्ट करेंगे। वैसे तो माइक्रो माने स्मॉल होता है, और वैसे जो है मैक्रो माने बिग होता है। बट आई विल कनेक्ट दीज वर्ड्स ऑल्सो इन चीजों के साथ में। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का दो तरीका है। पहला तरीका है माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। और दूसरा तरीका है मैक्रो, मैक्रो मतलब एवरेज लेवल पे, बिग लेवल पे। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स में दो लोगों को बहुत इज्जत मिलती है, दो साइंटिस्ट को बहुत इज्जत मिलती है। एक उन वैज्ञानिकों को बहुत इज्जत मिलती है जो माइक्रो फिजिक्स पे बात करते हैं, और एक उन वैज्ञानिकों को बहुत इज्जत मिलती है जो मैक्रो फिजिक्स पे बात करते हैं। माइक्रो फिजिक्स पे बात करने वाले लोग कौन से होते हैं? अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो मतलब जो बहुत स्मॉल लेवल पर, एकदम इंडिविजुअल लेवल पे जो बात करते हैं, स्मॉल लेवल पे जो बात करते हैं, वो माइक्रो फिजिक्स से डील करते हैं। जैसे कि कोई मैटर है, जैसे कि कोई मैटर है, पदार्थ है। अब ये मैटर में हमें पदार्थ में क्या दिखता है? जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल में हमें क्या दिख रहा है? हमें तो मोबाइल में सिर्फ मोबाइल दिख रहा है भाई, हमें तो कुछ अलग दिख नहीं रहा। इसमें आपको क्या दिख रहा है? मोबाइल दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है ना? ये पानी की बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? हमें तो ये पानी दिख रहा है, ये बोतल दिख रहा है, आपको भी ये दिख रहा होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे रदरफोर्ड हुए, उनको मैटर में क्या दिख गया? उनको उसी मैटर में इलेक्ट्रॉन दिख गया, उसी मैटर में उन्हें इलेक्ट्रॉन दिख गया, उसी में उन्हें प्रोटॉन दिख गया, उसी में उन्हें न्यूट्रॉन दिख गया। समझ पा रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख गया उसी मैटर में। जिसको हम बाहर से देख रहे हैं तो हमारे लिए मैटर है, लेकिन उनके लिए वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कितना डेप्थ में, कितना माइक्रो लेवल पे चले गए ना। तो ये जब किसी काम करने का तरीका ये हो कि माइक्रो यानी छोटे लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, स्मॉल लेवल पे काम करना है, तो उसमें हम इस तरह से काम करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लूं, व्यवहारिक एग्जांपल की। जैसे मान लीजिए कि मेरी क्लास में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, या मेरी क्लास जो ऑफलाइन क्लास हम लोग पढ़ाते हैं वहां पे 500-1000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं बैठ करके। तो मान लीजिए मेरा क्लासरूम है और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है 1000 बच्चे बैठे हुए हैं। मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1000 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में हमारी इतने बच्चे हम लोग एक साथ नहीं बिठाते हैं, 200-150 बच्चों का ही एक बैच होता है। फिर भी मान लीजिए कि हम कोई सेमिनार ले रहे हैं और सारे बच्चों को एक साथ बिठाना है। अब अगर अगर हम आपसे कहें कि इसकी एनालिसिस करना है, हमारे यहाँ 1000 बच्चे इनरोल हैं, और सबका एनालिसिस करके बताइए कि हर बच्चा किस सब्जेक्ट में कैसा है। और आपने इसकी जब एनालिसिस करनी शुरू करी, तो हर स्टूडेंट के बारे में जानना चाहा। एक कोई स्टूडेंट है राजेश, आपने पहले राजेश के बारे में सारी डिटेल ली कि राजेश किस सब्जेक्ट में कितना है, कितना पढ़ने में है, कैसा है, कॉलेज से कोचिंग तक आता कैसे है, जाता कैसे है, कहीं घूमता तो नहीं है, पिक्चर देखने तो नहीं चला जाता है, फ्रेंड सर्कल के लोग कैसे हैं, घर पे पढ़ता है कि नहीं। राजेश की सारी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं। दिन भर का टाइम टेबल क्या है, शेड्यूल क्या है, खाना कैसे खाता है, खराब खाना खाएगा, बीमार तो नहीं पड़ जाएगा, फिर कैसे पढ़ेगा। आप एनालिसिस कर रहे हैं और माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं। किस लेवल पे कर रहे हैं? माइक्रो लेवल पे, एकदम छोटी छोटी चीज जानना चाहते हैं आप और राजेश की एनालिसिस के बाद आप किसकी एनालिसिस कर रहे हैं? फिर सुरेश की कर रहे हैं। मान लीजिए कोई है सुरेश, कोई है राकेश, कोई और है रामलाल है, कोई है श्यामलाल है। ऐसे हजारों बच्चे हैं, 1000 स्टूडेंट हैं ऐसे, और आप 1000 के 1000 की स्टडी करना चाहते हैं। यू आर इंटरेस्टेड टू एनालाइज ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द स्टूडेंट्स मान लीजिए।
हर एक स्टूडेंट की आपको एनालिसिस करना है इन डिटेल। तो ये कौन सा तरीका हुआ? ये तरीका हुआ माइक्रो लेवल का तरीका हुआ। इस क्लासरूम के बच्चे कैसे हैं पढ़ने में कैसे हैं, उसका अध्ययन करने का हमने आपको टास्क दिया। तो आपने कैसे किया? आपने हर बच्चे का बैकग्राउंड पता किया, कौन बच्चा कहां से आया है, क्या किया है, डिप्लोमा किया है कि बीटेक किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है कि प्राइवेट कॉलेज से किया है, किस तरह से किया है, किस सब्जेक्ट में क्या, हर सब्जेक्ट का इंटरव्यू सब डिटेल कर रहे हैं, बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं कुल मिला करके। तो आप कौन सा अप्रोच पे काम कर रहे हैं बॉस? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो आप किस पे काम कर रहे हैं? तो आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे काम कर रहे हैं। अब इसी क्लासरूम को एनालिसिस करने का एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी क्लास में ये फिर वही क्लासरूम है और हमने कहा कि भाई इसमें 1000 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड अ क्लासरूम, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं और इसकी एनालिसिस करके बताइए मुझे कि किस बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है। तो आपने कहा सर कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का वो चाहिए ना कि बच्चा किस में वीक है, किस में कमजोर है। हमने कहा हाँ। तो उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, एक मॉक टेस्ट प्लान कर लीजिए, एक मॉक टेस्ट ले लीजिए जिसमें ऑल सब्जेक्ट को कवर कर दीजिए, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाल दीजिए, थर्मोडायनामिक्स के, पावर प्लांट के, आईसी इंजन के, हीट ट्रांसफर के, थर्मोडायनामिक्स डाल दीजिए, पावर प्लांट डाल दीजिए, आईसी इंजन डाल दीजिए, आरएसी डाल दीजिए, आप आईसी इंजन डाल दीजिए, एचएमटी डाल दीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स डाल दीजिए, सोम डाल दीजिए, टोम डाल दीजिए, मशीन डिजाइन डाल दीजिए, प्रोडक्शन डाल दीजिए, कास्टिंग, वेल्डिंग, मटेरियल साइंस डाल दीजिए, सब डाल दीजिए। एक सर 200 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना लीजिए, 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना लीजिए और वो टेस्ट कंडक्ट कराइए और उस टेस्ट के कंडक्ट होने पर उसका रिजल्ट आएगा, टेस्ट का अपना एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के आधार पर हम बता देंगे कि कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है। देखो काम दोनों जगह सेम ही हुआ, यहां भी हम बच्चे की एनालिसिस ही तो करें पिछले वाले केस में। यहां देखो माइक्रो वाले में हमने बच्चे के बारे में जानना चाहा कि कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है, और इस मैक्रो वाले में भी तो हमने यही जानना चाहा, ये कौन सा अप्रोच है, मैक्रो। लेकिन दोनों के देखो अप्रोचेस में अंतर हो गया ना, दोनों के तरीके में अंतर हो गया। वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क बट इन अ डिफरेंट मैनर, वी आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क बट इन अ डिफरेंट स्टाइल, इन अ डिफरेंट मैनर। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, पहले वाले अप्रोच में, पहले वाले अप्रोच में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, पहले वाले अप्रोच में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, जो काम हम माइक्रोस्कोपिक में कर रहे हैं सेम काम हम मैक्रोस्कोपिक में कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द डिफरेंट थिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क बट इन अ डिफरेंट मैनर, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल, बट इन अ डिफरेंट अप्रोच, इन अ डिफरेंट तरीका, इन अ डिफरेंट सलीका, वट एवर इट इज, शब्द कुछ भी हो, अर्थ समझना चाहिए आपको। सेम काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। वही 1000 बच्चों का एनालिसिस, वही 1000 बच्चों का अध्ययन यहां भी कर रहे हैं माइक्रो में, वही 1000 बच्चों का अध्ययन वहां भी कर रहे हैं मैक्रो में, यहां भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका बदल गया। माइक्रो वाले में हम क्या कर रहे हैं, अगर सिंपल आप देखेंगे तो माइक्रो वाले में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो वाले में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं। किससे डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से डील कर रहे हैं। मॉलिक्यूल कहिए, हाँ स्टूडेंट कह लीजिए, मॉलिक्यूल नहीं लिया है। इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पर डील कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर डील करके हम क्या निकाल रहे हैं, एनालिसिस निकाल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये किस में कर रहे हैं बच्चों, ये हम कर रहे हैं माइक्रो वाले में। अब आइए जरा मैक्रो में आइए, अब मैक्रो में आइए जरा। मैक्रो में वही टास्क सेम परफॉर्म हो रहा है, कोई नया टास्क नहीं परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहां पे हम ओवरऑल बिहेवियर देख रहे हैं, यहां पे हम ओवरऑल बिहेवियर देख रहे हैं। हम एक एक मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ रहे हैं, हमने ओवरऑल देखा मेजॉरिटी में कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो एक ओवरऑल अप्रोच हमें मिल गया, उस ओवरऑल का नाम होता है मैक्रो।
ठीक है ना? तो ये जो शब्द हमने लिखे थे, अब आप इनसे सहमत हो गए होंगे कि माइक्रो मतलब स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे जो बिहेवियर होता स्टडी होती है, वो माइक्रो है। और मैक्रो माने बिग, बड़े लेवल पे होगा, टोटल लेवल पे होगा, या यूं कहें एवरेज लेवल पे होगा। अब अगर हम एक टेस्ट के द्वारा सारे बच्चों का रिजल्ट एक ही टेस्ट के द्वारा हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें उसका ओवरऑल बिहेवियर ही तो मिलेगा, एवरेज ही तो मिलेगा। अगर हम एक-एक टेस्ट लें, एक-एक टॉपिक का टेस्ट लें, एक-एक सब्जेक्ट का टेस्ट लें, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के, स्मॉल लेवल पे जाकर के, माइक्रो लेवल पे जाकर के चीजों को जानकारी मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब आपको एक चीज तो यहां से समझ में आ ही गया होगा इस वाले एग्जांपल से ही, कि जो ये माइक्रो वाला है ना, जो ये वाला है माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल वाला जो है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है तो बड़ी बढ़िया चीज। अगर हम एक एक मॉलिक्यूल की एनालिसिस करें, एक एक स्टूडेंट की एनालिसिस कर लें, तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है, संभव नहीं है भाई। एक एक स्टूडेंट की एनालिसिस कहां कर पाएंगे आप? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है, आपको एक कुछ वैसा ही है कि हम आपको चावल खरीदने आप गए और आपसे कहा जाए कि एक बोरी चावल है, चावल को पलट दिया आपने और एक एक चावल को आप देख रहे हैं माइक्रो लेवल पर, हर चावल देखेंगे, किसी चावल में कोई कमी नहीं, तब चावल खरीदेंगे। है तो बहुत बढ़िया बात। इस प्रोसेस को अपना करके चावल खरीदेंगे तो क्या ही भात बनेगा फिर तो घर में। भात ही तो बोलते हैं ना। नो नो सर, भात नहीं बोलते, भात तो छोटे लोग बोलते हैं सर, वी आर इंजीनियर्स, हम चावल कहते हैं। अरे भात ही होता है सब, समझे बात? ठीक है। एक बार मैं बेंगलोर गया फर्स्ट टाइम, तो जिस होटल में रुका वो 5 स्टार होटल था, बड़ा तामझाम। तो वहां का वो आया वेटर, उसने बोला कि सर क्या खाएंगे? तो हमने कहा क्या है खाने में? वहां रोटी नहीं मिलती यार ज्यादातर जगह तो उन्होंने कहा कि फ्राइड राइस है, खा लीजिए, राइस एंड दाल है, खा लीजिए, बिरयानी है, खा लीजिए। अरे हमने कहा भाई आपके लिए अलग अलग होगा, यूपी बिहार वालों के लिए तो ये भात ही है, भात में सब्जी मिला दीजिए तो तहरी और बिरयानी बन गई, भात को फ्राई कर दीजिए तो फ्राइड राइस बन गया, और वो भात तो भात है ही है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये चावल खरीदने गए आप, एक एक चावल को लेकर के देख रहे हैं, एक एक चावल को पिक करके देख रहे हैं कि कौन सा चावल अच्छा, कौन सा चावल खराब। तो है तो बड़ी शानदार बात, लेकिन वो संभव नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो दुकान वाला आपको भगा देगा, इम्प्रैक्टिकल है। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी फाइन अप्रोच, बट इट इज इम्प्रैक्टिकल एक्चुअली। और अगर आप बात करें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की, तो वहां पर बिग टोटालिटी, आपने देखा 1 किलो चावल लिया, घर में पकाया, अच्छा लगा, 2 क्विंटल चावल ऑर्डर कर दिया। तो मैक्रो वाला जो अप्रोच है ना, वो प्रैक्टिकल है। क्या है वो? प्रैक्टिकल है। तो पहले तो आप ये बात समझिए कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में कौन सा अप्रोच प्रैक्टिकल है और कौन सा प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे अगर इसी कॉन्सेप्ट को क्लासरूम की सहायता से हमने समझा दिया आपको, लेकिन अब इसको उठा करके मैं ले आऊं अगर थर्मोडायनामिक्स में, अगर मैं इसको थर्मोडायनामिक्स में ले आऊं, तो थर्मोडायनामिक्स में कैसे डील करेंगे, इससे आइए बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई हमारे पास क्यूब है, मैं अगर आपसे कहूं कि कोई हमारे पास क्यूब है, और इस क्यूब में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। लेट अस सपोज कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब बताइए 10 के घाते 23 मॉलिक्यूल हैं, क्या सभी मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल लेवल पर हम आपसे कहें कि हर मॉलिक्यूल का ना हमें टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो क्या टेम्परेचर ऑफ ईच मॉलिक्यूल आप निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समय लगेगा, डेटा लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगी, बट निकल तो जाएगा ना, टेम्परेचर ऑफ ईच मॉलिक्यूल निकल जाएगा। लेकिन वो फिजिबल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है वो।
वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए इस अप्रोच का नाम हम क्या देते हैं, ये आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। अब सिंपल हम आपसे कहें कि भाई यहाँ पे बहुत सारा गैस भरा हुआ है, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हमें ना टेम्परेचर चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने कहा सर बड़ा आसानी से हो जाएगा, आपने यहाँ थर्मामीटर लगा दिया, आपने यहाँ क्या लिया, थर्मामीटर लगा दिया, थर्मोमीटर। और थर्मामीटर जब आपने थर्मामीटर लगाया तो थर्मामीटर क्या करेगा, किसी एक गैस के किसी एक मॉलिक्यूल का तापमान नहीं देगा, वो तो इस पूरे कंटेनर में जितने गैस भरे हुए हैं उनका एक एवरेज या एक ओवरऑल टेम्परेचर दे देगा कि भैया टेम्परेचर कितना है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। बात समझ में आया ना? क्या मिला आपको यहाँ पे आपको एवरेज या ओवरऑल रिजल्ट मिला, कहां पर, यहां पर। तो इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, मैक्रो। ये मैक्रोस्कोपिक है। और इसके पहले वाला कौन सा था, माइक्रोस्कोपिक। एक बार फिगर को ध्यान से देख लीजिए तो काफी क्लैरिटी आपको फिगर को ध्यान से देखने में भी आ जाएगी, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये अप्रोच तो समझ में आ गया, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे जरा उनको समझ लिया जाए। देखिए जब हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से डील करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से डील करते हैं तो यहां पर स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिकल मैथमेटिक्स यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैटिकल मैथमेटिक्स कहां यूज होता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। क्योंकि इतना ज्यादा डेटा है ना, बहुत ज्यादा, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का, एक एक मॉलिक्यूल का डेटा निकालना है आपको। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करते हैं, स्टैटिकल मैथमेटिक्स। स्टैटिकल एडवांस मैथमेटिक्स है जो इस प्रकार के डेटा से डील कर सकती है। समझ में आ रहा है? और अगर हम माइक्रो की बात करें, अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्लासिकल मैथमेटिक्स से डील करता है। किससे डील करता है, क्लासिकल मैथमेटिक्स। ध्यान से एक एक शब्द को देखिए, ये सब जेई और ए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का संबंध किससे है, स्टैटिकल मैथमेटिक्स से। और माइक्रो, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, उल्टा नहीं लिखा है, यहां बस गड़बड़ हो गया। ये मैक्रो, स्पेलिंग गलत लिख दिया था, बस दिमाग मेरे वही था। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो ये किससे डील करता है, क्लासिकल मैथमेटिक्स से। तो माइक्रो डील करता है स्टैटिकल से और मैक्रो डील करता है क्लासिकल से। जिस थर्मोडायनामिक्स को हम पढ़ते हैं ना, वो थर्मोडायनामिक्स में भी दो प्रकार से बताई गई है। थर्मोडायनामिक्स भी दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स किससे डील करेगा, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। और दूसरा होता है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स जो आपका है ये किससे डील करेगा, माइक्रो वाले अप्रोच से। और जो क्लासिकल है ये किससे डील करेगा, आपका मैक्रो वाले अप्रोच से। वो माइक्रो से डील करेगा और ये किससे करेगा, मैक्रो से। समझ में आ रहा है ना? हम आपको बता दें कि अपने कोर्स में जो हम आपको पढ़ाते हैं, या जो कोई भी स्टूडेंट
जो कोई भी स्टूडेंट थर्मोडायनामिक्स पढ़ता है, चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, बीटेक का स्टूडेंट हो, एमटेक का हो, पीएचडी का हो, वो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को ही पढ़ता है। हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही फॉलो करेंगे अपने कोर्स में पढ़ने के दौरान। हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को ही फॉलो करेंगे, जिसमें क्लासिकल मैथमेटिक्स का यूज होगा। क्लासिकल मैथमेटिक्स मतलब सिंपल मैथमेटिक्स, 2 + 2 = 4, ये क्लासिकल मैथमेटिक्स है, पुराने जमाने की मैथमेटिक्स। समझ पा रहे हैं ना? क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं, आप होप निकाल ले जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। बहुत सारे फॉरेन राइटर्स हैं जिनकी किताबें आती हैं, उनकी किताबों पे थर्मोडायनेमिक्स लिखा ही नहीं रहता। फॉरेन राइटर की बुक्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं लिखने वालों के। तो कई सारे राइटर्स तो ना थर्मोडायनेमिक्स की किताब थर्मोडायनेमिक्स नाम से लिखते ही नहीं है। किताब पे लिखा रहता है ऊपर बड़ा-बड़ा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिखते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ पा रहे हो? तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की बुक लिखते हैं लोग। पढ़ते ही हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, खाली कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, एक्चुअल में वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले कि हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं कि स्टैटिकल, बताइए हम क्लासिकल पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स किस अप्रोच पे बेस्ड है? मैक्रो। यही हमारा कोर्स में फॉलो होगा आगे चल के। आइए देखते हैं पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, कुछ नया जानने को मिलेगा पीडीएफ से भी। तो 2 अप्रोचेस होते हैं, लिखा हुआ है 2 अप्रोचेस होते हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस in thermodynamics, namely microscopic approach and macroscopic approach. Individual molecular behavior, individual molecular behavior ये कहां पे लेते हैं हम? इज स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, विच इज आल्सो नोन एज स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। माइक्रो वाले को स्टैटिकल बोलते हैं, समझाई दिया आपको। एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर। Average molecular behavior is studied instead of individual molecule. Individual molecule की बजाय individual molecule से डील नहीं करता है, individual molecule की बजाय एवरेज बिहेवियर से डील करता है। किसमें? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का नाम क्या होता है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। जो सारी बातें हमने समझाई आपको 27 मिनट 21 सेकंड में, 22 सेकंड में, वही यहां लिखी हुई है। ये पीडीएफ इसलिए रहता है कि आपको रिटन में मिल जाएगा, लिखा लिखाया मिल जाएगा और हर चीज कवर हो जाती है। बाकी मैं तो सब कुछ लिख करके खुद ही आपको समझा देता हूं। आई होप कि ये आपको पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता होगा। बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं वो लिखते हैं सारी चीजें, बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं सब कुछ लिखा लिखाया ले आते हैं। मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए हमें, तो मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं कि पहले मैं खुद लिख देता हूं, जो लिखा लिखाया वो तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और कुछ इसमें है? इसमें एक बात लिखी गई, जरा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। पहली बात तो देखो ये लिखी गई है, इसको जान लीजिए, बड़ा आसान सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन आवर कोर्स वी फॉलो मैक्रोस्कोपिक। हम आपको बता चुके हैं कि हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। ये एक सेंटेंस लिखा गया है, स्टेटमेंट लिखा गया है। ये स्टेटमेंट जेई या एई लेवल पर पूछेगा ऐसा मुझे अभी इतना वो नहीं है, लेकिन ये आईएएस का क्वेश्चन है और गेट में भी कई बार ये पूछता है। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी आपको पढ़ाने चाहिए जो अभी जेईई में तो नहीं आए हैं, लेकिन जिनके आने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो उनमें से ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसके पीछे का तर्क क्या है इसको लगाने का, वो मैं आपको समझा रहा हूं। कह रहा है कि लो डेंसिटी की कंडीशन में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को प्रीफर करते हैं। लो डेंसिटी की कंडीशन में हम किसको प्रीफर करते हैं? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को। भाई मैक्रो तो सब जगह पढ़ते हैं, जान ही लिया। कह रहा है कहीं माइक्रो भी पढ़ते हैं क्या? क्या कहीं पर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ते? बना है तो कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही होंगे ना भाई, बना है तो कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे ना भाई। कहां पढ़ते हैं माइक्रो? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम वहां पढ़ते हैं जहां पर लो डेंसिटी का केस हो, जहां पर डेंसिटी क्या हो? लो।
कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचिए कि एक कंटेनर है और इसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं, 1000 मॉलिक्यूल हैं। तो 1000 मॉलिक्यूल हैं तो बहुत पास-पास होंगे, मास ज्यादा है तो नो डाउट डेंसिटी भी ज्यादा ही होगा। अब अगर इसमें मॉलिक्यूल बहुत कम करते हैं, केवल 4-5 मॉलिक्यूल हैं, उसी वॉल्यूम में हमने केवल 5 मॉलिक्यूल ले लिए। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि मास कम हो गया और डेंसिटी बराबर होता है घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम तो देखिए फिक्स ही है। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो आप देखेंगे तो डेंसिटी और मास में सीधा रिलेशन है, और अगर मास कम हुआ तो यहां पर डेंसिटी भी कम हो गया। जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लगा सकते हैं। एक बार आप फिगर को ध्यान से देखिए तो फिगर से ज्यादा बात आप समझ पाएंगे कि हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहां लगा सकते हैं। हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहां लगा सकते हैं? जहां पर डेंसिटी कम हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक देखें तो हायर एल्टीट्यूड्स पे हायर एल्टीट्यूड्स पे हायर एल्टीट्यूड्स पे हायर एल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा हाइट पे डेंसिटी कम होती है। तो आपसे पूछे कोई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहीं लगाएंगे? कहां लगाएंगे? हायर एल्टीट्यूड पे। बहुत ऊंचाई पे डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी कम होती है तो वहां पे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का भी अपना एक एप्लीकेशन है, जस्ट ये समझाने का प्रयास किया। बाकी एक बार मैं स्क्रीन से साइड होकर के सारा स्लाइड आपको दिखा दे रहा हूं। अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या कुछ समझना है, देखना है, तो एक बार देख लीजिए। हालांकि पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, फिर भी एक बार जरा आत्मसात कर लीजिए अपने मन में, ठीक है। जो जो मैंने अभी डिस्कस किया सब एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो इतनी चीजें ही डिस्कस किया है आई थिंक। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये दो अप्रोचेस थे जिनकी सहायता से हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देयर आर टू अप्रोचेस। एक अप्रोच का नाम है माइक्रो, स्मॉल वाला, दूसरा है बिग वाला, मैक्रो। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आगे थर्मोडायनामिक्स में जब बोलेंगे सिस्टम, तो आप सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को सिस्टम मान लीजिएगा। सिस्टम आपके लिए क्या है? सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट। अब हम आपको डेफिनेशन बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर किसी सिस्टम में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर किसी सिस्टम में हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अगर किसी सिस्टम में हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उस सिस्टम में हमें सबसे पहले तीन टाइप्स के इक्विलिब्रियम्स को अचीव करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम में वो तीनों प्रकार के इक्विलिब्रियम अचीव हो गए, प्राप्त हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिस्टम अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ चुका है। सर वो कौन कौन से तीन इक्विलिब्रियम है जिन्हें प्राप्त करना जरूरी है? पहला इक्विलिब्रियम है
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरा इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम प्राप्त होने चाहिए एक साथ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी प्राप्त होना चाहिए, थर्मल भी प्राप्त होना चाहिए और केमिकल भी प्राप्त होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम आपने इस सिस्टम में प्राप्त कर लिए तो आप कह सकते हैं कि आपके सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम क्या होते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो मन में एक डाउट मत रखिएगा, बहुत सारे बच्चे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम को एक ही समझते हैं, जबकि एकदम गलत बात है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग चीज है और थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं। पहला डिफरेंस तो यही है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ साथ दो इक्विलिब्रियम और प्राप्त होंगे तब उसे आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या है अभी उस पर भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके सिस्टम पर नो एक्सटर्नल फोर्सेस और नो एक्सटर्नल प्रेशर, ये नहीं होना चाहिए। सब सिस्टम को रखते ना, सिस्टम पे आपने यहां वेट रख दिया, थोड़ा महसूस करिएगा, सिस्टम पे आपने वेट रख दिया और इसमें गैस भरा हुआ है, तो जैसे ही वेट रखेंगे तो सिस्टम नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा। मान लीजिए यहां आपने वेट रख दिया, मान लीजिए आपने यहां पे क्या रख दिया, वेट रख दिया, पिस्टन पे आपने वेट रख दिया, पिस्टन पे आपने क्या रख दिया, वेट रख दिया। जैसे ही आप वेट रखेंगे क्या होगा, जैसे ही आप वेट रखेंगे पिस्टन सट से नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे गया, नीचे गैस भरी हुई है, पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे गैस भरी हुई है, गैस धक्का मारेगी, एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, हो बुरा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। पिस्टन को धक्का लगा, नीचे गया, वेट के कारण, नीचे गैस भरी हुई है, उसने धक्का मारा पिस्टन को, जब धक्का मारेगा पिस्टन को तो पिस्टन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अब पिस्टन थोड़ी देर फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, मेरा मंडोले मेरा तंडोले टाइप से, ऐसे करते करते करते, पहले ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे करके ऐसे 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 करते 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 ये प्राप्त हो गया आपको। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपके पिस्टन में प्राप्त हो गया। अब ये पिस्टन न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, यानी न तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है न तो इस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी कंडीशन अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे कि सिस्टम में हमारे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया। लेकिन सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाने भर से आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अवस्था में माना नहीं जाएगा। आपको मैकेनिकल के साथ साथ दो इक्विलिब्रियम और प्राप्त करवाने पड़ेंगे उस सिस्टम में, जिसमें से एक का नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम और दूसरे का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसकी शर्त आप जान गए। अब आइए जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करेंगे आप। थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल चीज है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नो टेम्परेचर डिफरेंस, किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अन्य 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 तरह से लिख देते हैं लोग, कई बार नो टेम्परेचर डिफरेंस भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस को आप टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसका मतलब यह है कि T की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए।
टी की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब है कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी नो चेंज इन द टेम्परेचर। वहां से चले थे डिफाइन करते करते यहां आ गए हम। क्या किसी सिस्टम में आप थर्मल इक्विलिब्रियम प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम प्राप्त करने की शर्त है कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ग्रेडियंट भी उसी को बोलते हैं, टी कांस्टेंट होना चाहिए, डेल्टा टी 0 होना चाहिए और टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये शर्त है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम प्राप्त करने का। अब समझ में आया कि थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कितना जमीन आसमान का फर्क है। थर्मल इक्विलिब्रियम जस्ट मतलब है कि टेम्परेचर बराबर हो जाए, बस दैट्स इट। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को भी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन से दैट कि आपका सिस्टम किस में आ गया है, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अब आ गया है। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो अगर आप सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को प्राप्त करवाना चाहते हैं तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वहां होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम वहां होना चाहिए और वहां पर जो अगला लिखा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम वो भी वहां पे प्राप्त होना चाहिए। ये केमिकल इक्विलिब्रियम आप कैसे प्राप्त करेंगे? नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम में अब केमिकल इक्विलिब्रियम भी प्राप्त हो गया। तीनों इक्विलिब्रियम की देखिए अलग अलग शर्तें हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होगा? जब नो एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नो एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होगा? जब डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाए, नो टेम्परेचर डिफरेंस, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम कब प्राप्त होगा? जब आपके सिस्टम में किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो। और ये तीनों जब एक साथ प्राप्त हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि हमारे सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया है। ये किसी भी जेई और एई एग्जाम में खूब पूछता है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सरल वाले जो सवाल है, जो सिंपल वाले सवाल है, वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। कठिन वाला क्वेश्चन एक बार गलत हो जाए तो चलेगा, सिंपल वाला तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जा सकता है जबकि वह इफ इट इज इन या इन इस प्रकार के इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एग्जिस्टिंग इन केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो केमिकल रिएक्शन एंड नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम को क्या लिखा है? नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एग्जिस्टिंग इन केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका कुल मिलाकर के मतलब वही है कि T1 बराबर T2 होना चाहिए। लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब वही है कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल प्रेशर कह लो या फिर आप फोर्सेस कह लो, मतलब वही है। और नो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नो केमिकल रिएक्शन। भाषा किसी तरह से लिखी गई हो, अर्थ क्या है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया और मैं आशा कर सकता हूं, आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है ना? और अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स या कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, आप पूछ सकते हैं। संस्थान के नंबरों पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से भी बात करके पूछ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे छात्रों के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूं। ऐसा मैं कहता हूं तो इसको मैं करता भी हूं। हाँ, व्यस्तताएं रहती हैं, क्लासेस रहती हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैनेजमेंट के वर्क रहते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स इन द इंस्टीट्यूट, बट
हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना जाए, तुरंत बात ना हो पाए आपसे, लेकिन अगर आप बात करने के इच्छुक ही हैं, तो बात करना बिल्कुल संभव हो जाएगा, अगर आप प्रयास करेंगे तो। लेकिन अगर आवश्यकता ना हो बात करने की, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आपका पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तो एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्योर सब्सटेंस। तो सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ थर्मोडायनामिक्स की नई चीज़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।